गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अभिषेक द्विवेदी, केमिस्ट्री फैकल्टी। आज हम लोग करने वाले हैं नीट 2024 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस, जिसमें से मैं आपके लिए फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट डिस्कस करने वाला हूं। तो इसी सीक्वेंस में जो अपना पहला क्वेश्चन है आज के पेपर का, देखते हैं हम लोग। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपके पास एक मैच द कॉलम है, ठीक है। मैच द कॉलम में आपको क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन में 4 ऑप्शन गिवन है, जिसमें एक इथेन है, दूसरा इथीन है, तीसरा कार्बन मॉलिक्यूल है C2 और लास्ट ऑप्शन है आपका इथाइन। इसमें आपको सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड बताने हैं कितने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जैसा कि आपको पता है कि इसका डायग्राम इतना सिंपल है। इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H6। कितना होता है? C2H6। इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C2H4। इथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C2H2। ठीक है। हम लोगों को इसका क्या बताना है कि इसके डायग्राम में कितने सिग्मा एंड कितने पाई हैं बिटवीन 2 कार्बन, ठीक है। तो अगर हम लोग पहले वाले का डायग्राम बनाते हैं इथेन का, तो देखिए अगर रफली डायग्राम बनाएंगे तो आप ऐसे ही तो बनेगा, ये इधर 3H हो जाएंगे और उस साइड पे 3H हो जाएंगे। अब देखिए C और C के बीच में कितना सिग्मा बॉन्ड बन रहा है? ये बन रहा है 1 सिग्मा। क्या यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड बन रहा है? नहीं बन रहा है। इसका मतलब ए का जो ऑप्शन है 1 सिग्मा बॉन्ड, ए का जो ऑप्शन आने वाला है थर्ड, ठीक है। देख लेते हैं, ए का तो थर्ड आ गया। मैच कराते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड वाले में फोर्थ है, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब थर्ड एंड फोर्थ में से कोई एक मैच होने वाला है। तो चलिए ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग इथीन के पास। तो जो इथीन है उसका डायग्राम ऐसे बनता है, C डबल बॉन्ड C, और ये देखिए ऐसे। अब आपको पता है कि एक डबल बॉन्ड में कितना होता है? 1 पाई बॉन्ड होता है, 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। तो 1 सिग्मा एंड 2 पाई नहीं है, ये भी गलत है। 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। इसका मतलब बी का जो ऑप्शन है वो कौन सा है? फोर्थ। चेक करते हैं, यहाँ पर भी फोर्थ है, यहाँ पर भी फोर्थ है। इसका मतलब अभी भी दिक्कत है, तभी भी ऑप्शन मैच हो रहा है। चलिए लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, C2H2। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ये देखिए ऐसे। और आपको पता है कि एक ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 2 पाई होता है। इसका मतलब जो डी का ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है फर्स्ट। तो आप देखिए, आपको ऑप्शन तो पता चल चुका है कि सी ऑप्शन ही सही है। लेकिन बात ये है, ये तो बहुत आसान आंसर तो आ गया, लेकिन आप लोग ये याद रखिएगा कि C2 को कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए जो C2 है, अब आपको पता है कि जो कार्बन है वो टेट्रावेलेंसी होता है, मतलब C और C के बीच में 4 बॉन्ड नहीं बन सकते। C के साथ 4 बॉन्ड बन सकते हैं, बट बिटवीन 2 कार्बन 4 बॉन्ड कभी भी नहीं बन सकते। तो फिर कैसे पता करेंगे कि कैसे डायग्राम बनेगा? जो C2 का डायग्राम आपको पता रखना है वो चलेगा आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। क्योंकि देखिए जो C2 है, C2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं? 12। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज वैलिड अप टू 20 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग चेक करते हैं। तो याद करिए, जब हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है सिग्मा 1s, उसके बाद आता है सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद आता है सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। आप ये मत सोचिएगा कि हम लोग एनर्जी नीचे की तरफ जा रहे हैं, जस्ट अपन लिख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है डायग्राम नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो इसे आप गलत मत समझिएगा। इसके बाद देखिए 8 इलेक्ट्रॉन तो भरे जा चुके हैं। इसके बाद जो आएगा वो आएगा पाई 2px एंड पाई 2py। और आपको पता है हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो देखिए 2 2 2 2 और ये 2 और 2, देखिए 2 4 6 8। लास्ट के जो बॉन्ड है वो कौन से बन रहे हैं? पाई। इसका मतलब यहाँ पर कितना बनने वाला है? यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड बनने वाले हैं, इसलिए आंसर इसका सेकेंड है। तो कुछ ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है आपका? आपका जो ऑप्शन मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। इसी सीक्वेंस में हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि द हेनरी लॉ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 3 गैसेस ए बी सी इन वाटर आर 145, 2 into 10 की पावर -5 एंड 35 किलो बार respectively. The solubility of these gases in water follow the order. बेसिकली ये जो है ये लिक्विड सॉल्यूशन के चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है। और लिक्विड सॉल्यूशन में आपको आई थिंक समझ गए होंगे एक हेनरी लॉ होता है। तो हेनरी लॉ का क्वेश्चन है
जिसका आपको फॉर्मूला अगर याद हो कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, KH इंटू एक्स, आप लोगों को पता होगा। और आपको ये भी आई थिंक फॉर्मूला देख के समझ में आ गया होगा कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगी, KH की। इसका मतलब जिसमें KH की वैल्यू ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप देखिए आपके पास जो A का आपको गिवन है डेटा, A का डेटा कह रहा है 145 है, जो B का डेटा है वो कह रहा है 2 इंटू 10 की पावर -5 है, एंड C ऑप्शन है आपका 35। तो अगर आप देखो सबसे स्मॉल वैल्यू KH की किसकी है, B की। तो अगर स्मॉल वैल्यू KH की B की है तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, B वाले ऑप्शन की। तो चलिए इसका ऑर्डर लिख लेते हैं। तो देखिए जो ऑर्डर आने वाला है वो आने वाला है B, और उसके बाद आएगा C, एंड सबसे लास्ट में आएगा A। यही आपका एक ऑप्शन आ जाएगा। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो अगर हम लोग देखें BCA तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका सेकंड ऑप्शन, कॉपी कर लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी सीक्वेंस में। तो जो अगला क्वेश्चन है कि ये देखिए द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट फॉलो द ऑर्डर H2O, H2TE, H2SE एंड H2S। बिल्कुल सही, अच्छा क्वेश्चन है, आपको बेसिकली याद रखना होगा। तो अगर हम लोग इसके टॉपिक की बात करें तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये जो क्वेश्चन आया है ये कहाँ से आया है, ये आया है P ब्लॉक एलिमेंट से। क्लियर है। तब देखिए P ब्लॉक से क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो ऑर्डर है H2O, H2TE, H2SE एंड H2S। अगर आपको याद हो कि हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को रिलेट करते हैं मॉलिक्यूलर वेट से, कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा, ठीक है। बट इसके अकॉर्डिंग तो H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए, लेकिन इस ऑप्शन में दिया H2O ज़्यादा है। तो आई थिंक आपको याद आ गया होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, याद आ रहा है। तो चलिए इसका स्टेटमेंट 2 पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। स्टेटमेंट 2 कहता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास H2O इज एक्सपेक्टेड टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्जिस्टेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर इट हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब जो इसका रीजन है स्टेटमेंट 2 है वो भी बिल्कुल सही है, और स्टेटमेंट 1 भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन सा मैच होने वाला है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। क्लियर है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन फिर से है आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है मतलब ऑप्शन स्टेटमेंट 1 है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन्स फॉलो द ऑर्डर N पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा है, आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जो N पेंटेन होता है, N पेंटेन की बात करेंगे तो डायग्राम क्या होता है, डायग्राम होगा C5H12। ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। देन इसके बाद आइसोपेंटेन, देन इसके बाद नियोपेंटेन। तो बेसिकली क्या है, आप देखोगे यहाँ पर ब्रांचिंग बढ़ रही है। अगर आपको आइडिया हो कि आइसो में नीचे CH3 ग्रुप लग जाता है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रांचिंग बढ़ रही है। और जब भी कभी ब्रांचिंग बढ़ेगी तो जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो लाइक अ स्फेरिकल, अब प्रॉपर स्फीयर नहीं, मतलब कुछ रफली स्फीयर टाइप का बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होने वाला है, जिसकी वजह से आपका जो क्या बोलते हैं स्फीयर होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। क्लियर है। तो चेक करते हैं स्टेटमेंट 2। व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेस द मॉलिक्यूल्स अटेन अ शेप ऑफ स्फीयर, बिल्कुल ठीक है। दिस रिजल्ट इज स्मॉलर सरफेस एरिया फॉर कॉन्टेक्ट ड्यू टू which intermolecular force between the spherical molecules are weak, therefore lowering the boiling point। बिल्कुल सही है। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या आने वाला है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, मतलब पहला एंड दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड। आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये केमिकल काइनेटिक्स का है, और आपको जो एक्टिवेशन एनर्जी का एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, K इज इक्वल्स टू AE की पावर माइनस EA/RT। अगर हम लोग यहाँ से क्या करें, लॉग ले लेते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, लॉग K
इज इक्वल्स टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। ठीक है, अगर हम लोग इसे 1 और 2 के फॉर्म में लिख लेते हैं तो देखिए क्या लिख सकते हैं, log K1 और यहाँ पर हो जाएगा RT1। क्लियर है। एंड सिमिलरली अगर हम लोग इसको दूसरे तरीके से लिखें K2 के फॉर्म में तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log K2 इज इक्वल्स टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 R1 अपॉन T2। अब आप देखिए, अब आप बोलोगे ए क्यों सेम है, अरे ए तो कांस्टेंट होता है। क्या कौन सा कांस्टेंट, आर्हेनियस कांस्टेंट। अब देखिए जब आप इसको इक्वेट कराओगे तो आंसर आ जाएगा log K1 बाई K2, log A से log A क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे कि उस मतलब फिर फॉर्मूला लगा देंगे EA अपॉन 2.303 R कॉमन ले लेंगे। तो बेसिकली आप देखो यहाँ पर दो रेट कांस्टेंट आ रहे हैं और इस फॉर्मूले में दो टेम्परेचर भी आ रहे हैं। तो जो पहला है रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, नहीं, अपने को रेंज चाहिए, मतलब कहने का 2 T1 T2 चाहिए कंफर्मेशन के लिए, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अगर हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन, ये भी गलत हो गया क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं है। सी ऑप्शन है ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ड्यूरिंग कोलिजन, ओरिएंटेशन से आपका एक्टिवेशन एनर्जी और आर्हेनियस वाले का, आर्हेनियस का तो बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो फिर डिपेंड किस पे कर रही है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड करेगी रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। क्लियर हो रहा है। तो आपका आंसर कौन सा आने वाला है, आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है आपके सामने लिखा है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखिए ये तो आई थिंक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है पीरियोडिक का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग कैसे चेक करते हैं, बहुत बेसिक सा रूल होता है कि जब भी कभी हम लोग ग्रुप में टॉप से बॉटम जाएंगे, कहाँ जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। और जब भी कभी हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, आपकी इंक्रीज होती है। तो मतलब इन द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज एंड इन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का जो सबसे बेसिक तरीका है कि आप इसको किसी टेबल के फॉर्म में, पीरियोडिक फॉर्म में अरेंज कर लीजिए, आपको ऑटोमेटिकली आंसर दिखने लगेगा। तो चलिए चेक करते हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, कार्बन है एंड सिलिकॉन है। तो अगर आप देख पा रहे हो कि स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट सेम पीरियड के हैं, कौन से पीरियड के, सेकेंड पीरियड के, एंड जो सिलिकॉन है वो थर्ड पीरियड का है। तो चलिए जमा देते हैं, ऑटोमेटिकली आपको आंसर दिखने लगेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है अपने पास। सबसे पहले स्टार्ट होगा कार्बन से, तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड यहाँ पर आएगा सिलिकॉन। ठीक है, कुछ ऐसा देखिए जम गया 5 एलिमेंट। अब आपको ये चीज पता है कि पूरी टेबल में जो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है कौन सा होता है, फ्लोरीन। इसका मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो जो सबसे ज्यादा आंसर आएगा वो तो फ्लोरीन का फिक्स हो गया। अब ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो देखिए ये तो वैसे ही गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो बचे क्या अपने पास, सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हैं। और देखिए फ्लोरीन के पहले कौन सा आ रहा है, फ्लोरीन के पहले ऑक्सीजन आ रहा है। तो इसका मतलब फ्लोरीन से जस्ट पहले कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आएगा, ऑक्सीजन। तो जैसे ही ऑक्सीजन चेक करने गए तो यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन था और यहाँ पर क्या आ गया, नाइट्रोजन। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो बाकी बचे हुए ऑटोमेटिकली सेट हो गए कि सबसे पहले कुछ ऐसा ऑर्डर आएगा आपका, आप देख सकते हैं। क्लियर हो रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिए इसी सीक्वेंस में हम लोग एक आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैच द कॉलम, फिर से है, और ये जो क्वेश्चन है ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ फैराडे बताना है। तो ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको नंबर ऑफ फैराडे बताना है, तो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना, आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालना है कि कितने मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो चलिए पहले वाले की बात करते हैं।
तो जो H2O से O2 जा रहा है तो H2O से O2 कैसे जाएगा, देखिए ये कुछ ऐसे जाता है 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2। क्लियर हो रहा है? इसका मतलब है 1 मोल वाटर से या 1 मोल H2O से कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब कितने फैराडे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 फैराडे। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन से कितने फैराडे बनेगा, बेसिकली सिंपल है 2 फैराडे बनेगा। तो देखिए इसका जो आंसर है 2 फैराडे, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, सेकंड ऑप्शन। चेक कर लेते हैं, जब भी कभी मैच द कॉलम के क्वेश्चन आए आपको कभी भी पूरा सॉल्व करने की जरूरत पड़ने वाली ही नहीं है, क्योंकि आप ऑप्शन बढ़ाएंगे ऐसे ही ऑप्शन आपके सारे के सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट का सेकंड चेक कर लेते हैं। देखिए सेकंड और ये रहा आपके, लीजिए इसमें है ही नहीं, ये तो ऐसे खत्म हो गए, अब सिर्फ ये बचे हैं। और देखिए अगला स्टेप जैसे ही आप करने वाले हैं आपका आंसर आने वाला है। आपके सामने लिखा है MnO4 से Mn+2, तो बताइए MnO4 से अगर Mn+2 जाना है तो बेसिकली इसको तो बैलेंस करना पड़ेगा रेडॉक्स वाले से, तो अभी उसे बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालते हैं। तो देखिए इस पे जो चार्ज आ रहा है वो आ रहा है 7। कैसे आ रहा है, x - 8 इज इक्वल्स टू माइनस का 1 इज x इज इक्वल्स टू 7। और इस पे तो चिल्ला चिल्ला के खुद ही बता रहा है कि चार्ज हम पे कितना है, प्लस का 2 है। तो देखिए जो 7 से 2 है, तो 7 से 2 जाने पर चेंज कितना होने वाला है भाई, 7 से 2 जाने पर जो चेंज है वो है 5 इलेक्ट्रॉन का, बेसिकली 5 मोल इलेक्ट्रॉन। और 5 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 फैराडे। चेक करिए 5 फैराडे कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। तो इसका जो ऑप्शन आने वाला है कौन सा आने वाला है, फोर्थ। चलिए ऑप्शन बढ़ाते हैं, तो लीजिए पहले ही दिख गया, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। उसके बाद बचा क्या, अब देखिए फिर से एक बार और चेक कर लेते हैं। आपके सामने आ रहा है 1 मोल FeO से Fe2O3, तो आपको दिख रहा होगा कि Fe पे चार्ज कितना है, यहाँ पर प्लस का 2 है, यहाँ पर चार्ज कितना है, प्लस का 3 है। तो 2 से 3 जा रहा है तो चेंज आया है 1, तो इसका मतलब 1 फैराडे। तो 1 फैराडे इसका ऑप्शन कौन सा आने वाला है, देखिए थर्ड आने वाला है। तो लास्ट में बचा क्या, एक ही बचा है जिसका आंसर आएगा फर्स्ट, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए बेसिकली इसका आंसर 2 आना था, क्योंकि देखिए Ca से कहाँ जाएगा, Ca+2, लेकिन यहाँ कंडीशन लगा दी है 1.5 Ca। तो 1.5 Ca अगर हम लोग इसको यहाँ पर सॉल्व करें तो 1.5 × 2 करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आंसर क्या आ रहा है, 3। क्लियर हो रहा है? तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। ठीक है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्लास अभी तक जितना भी हम लोग डिस्कस किए हैं पूरा का पूरा क्लास नोट से ही चल रहा है। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है ये है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या है कि ये जो है आइसोमर से आया है, तो चलिए आइसोमर निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको गिवन है CONH3 5NO2 और Cl2, और आपके सामने आइसोमर लिखा है। तो देखिए कुछ चीज़ें आपको याद होंगी कि जब भी कभी लिगेंड में एम्बीडेंटेट लिगेंड आता है, क्या आता है, जब भी कभी लिगेंड्स में एम्बीडेंटेट लिगेंड आता है तो वो हमेशा लिंकेज आइसोमर शो करता है। क्लियर हो रहा है? क्या बोले अपन कि जब भी कभी एज अ लिगेंड एम्बीडेंटेट लिगेंड आता है, एम्बीडेंटेट मतलब कि आपके पास कैपेसिटी है कि एक मॉलिक्यूल में 2 या मोर देन 2 एटम जो अपना लोन पेयर सामने वाले को मतलब सेंट्रल एटम को डोनेट कर सकते हैं, बट एट अ पर्टिकुलर टाइम पे ओनली 1 एटम कैन डोनेट द लोन पेयर। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर कौन कौन है, NO2 है, क्योंकि NO2 में N भी अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है। इसका मतलब ये एम्बीडेंटेट लिगेंड हुआ। तो जब एम्बीडेंटेट है तो इसमें कौन सा आंसर मैच होगा, इसमें जो होगा वो होगा आपका लिंकेज आइसोमर। अब लिंकेज आइसोमर चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। तो फर्स्ट का सेकंड लाना है, तो फर्स्ट का सेकंड आ गया, ये तो फर्स्ट वैसे गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये सेकंड। मतलब बेसिकली 2 ऑप्शन तो ऐसे गायब हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। अब है फर्स्ट एंड आपका फोर्थ ऑप्शन। तो चलिए अगला चलते हैं। तो जो अगला वाला है देखिए
वो है SO4 और BrNH3। तो यहाँ पर जो लिगेंड का रोल प्ले कर रहे हैं वो है NH3 और SO4, एंड जो आयोनाइजेशन का रोल प्ले कर रहा है वो है Br। आयोनाइजेशन का मतलब ये है कि जो आयोनाइज हो सकता है। तो देखिए सिंपल है कि Br अलग हो सकता है ना भाई, तो यहाँ पर क्या होगा, Br अंदर आएगा और अंदर से SO4 कहाँ चला जाएगा, बाहर। तो जब यहाँ पर ट्रांसफर हो सकता है तो इसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आयोनाइजेशन कहाँ पर मिल रहा है, देखिए थर्ड में। तो चलिए बी का जो ऑप्शन है वो थर्ड आने वाला है, ऑप्शन चेक करते हैं। ये लीजिए बी का फोर्थ, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। तो अगर सिर्फ आंसर ही टिक करना है तो आपका आंसर आ चुका है, लेकिन हम लोग आगे भी कर लेते हैं। अब डी ऑप्शन देखिए। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर भी तो ट्रांसफर इनर, मतलब ये अंदर आ रहा है ये बाहर जा रहा है, तो यहाँ पर भी तो यही होगा। लेकिन फिर आप यहाँ का जो आंसर है वो आप देखिएगा सॉल्वेट क्यों आ रहा है, क्योंकि बेटा जब एज अ लिगेंड जो होता है वाटर आ जाता है, क्या आ जाता है, वाटर एज अ लिगेंड्स आ जाता है, तो वहां पर नाम बदल जाता है। बेसिकली जब वाटर का ट्रांसफर कराते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर तो उसका नाम बदल जाता है, वो आपका आयोनाइजेशन नहीं होता है, वो आपका सॉल्वेट हो जाता है। तो इसकी वजह से इसका आंसर सॉल्वेट है। और आपको ये तो दिख रहा है कि देखिए एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये है और दूसरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका देखिए ये है। जब दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं तो आंसर क्या आने वाला है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका फिर से मैच द कॉलम है, और ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है। कौन से चैप्टर का है बेटा, ये जो क्वेश्चन है वो है आपका केमिकल बॉन्डिंग से। ठीक है, अब देखिए केमिकल बॉन्डिंग से आया है क्वेश्चन, तो अब इसमें क्या खास बात है, आपको कुछ नहीं करना भाई, शेप ज्योमेट्री बताना है तो बहुत सिंपल है। NH3 की बात करते हैं, तो NH3 आप NH3 से पहले अपन एक काम करते हैं, CH4 की बात कर लेते हैं। तो CH4 का डायग्राम कैसे बनता है, CH4 का डायग्राम सर ऐसे बनता है कि एक बॉन्ड ऊपर होता है, 3 नीचे की तरफ होते हैं, जिसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। याद आ रहा है कुछ, टेट्राहेड्रल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन sp3 तो ये भी है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, थोड़ा याद करिए। ये है नाइट्रोजन और इसमें एक आएगा लोन पेयर, और यहाँ पर क्या आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे 3 हाइड्रोजन। अगर हम लोग 3 हाइड्रोजन की बात करेंगे तो ए का जो ऑप्शन आने वाला है वो कैसा आएगा, ये आएगा ट्राइगोनल पैरामिडल। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल पैरामिडल। तो देखिए NH3 का कोई कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। तो ए का फर्स्ट चलिए मैच हो रहा है, ये तो वैसे गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। तो ये लीजिए, ये तो डायरेक्टली ऑप्शन मैच हो गया, आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब अगर सिर्फ ऑप्शन लगाना है तो देखिए तो पहले सॉल्व हो गया एक चेक करने में। ठीक है, चलिए हम लोग बाकी की बात कर लेते हैं। HCF4, तो अगर हम लोग HCF4 की बात करें तो आपको याद होगा एक फ्लोरीन ऐसे, एक फ्लोरीन ऐसे, और ये हो गया है आपका स्क्वायर प्लेनर। कैसा हो गया है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपके लोन पेयर आ जाएंगे। क्लियर हो रहा है। अगर हम लोग SF6 की बात करेंगे तो देखिए SF6 कैसा बनता है, SF6 बनता है आपका ऑक्टाहेड्रल। तो देख सकते हैं आप, ये कैसा हो गया आपका, ये हो गया है आपका SF6 ऑक्टाहेड्रल। तो बेसिकली, और ये कैसा होगा, BrF5 कैसा बनेगा, BrF5 बनेगा आपका स्क्वायर पैरामिडल। क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है बेटा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस। तो आपको बताना है कि इनमें से किस ऑप्शन में एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम लोग बात करें कि भाई किस चैप्टर से आया है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, ये है आपका थर्मोडायनामिक्स से। ठीक है, बहुत आसान आसान क्वेश्चंस आए हैं इस बार थर्मोडायनामिक्स। तो चलिए आपको एंट्रोपी बताना है, एंट्रोपी मतलब बेसिकली एस बताना है, कौन कौन से फैक्टर पे इंक्रीज करती है। तो सबसे पहले देखिए एंट्रोपी का मतलब क्या होता है। अगर हम लोग एंट्रोपी की बात करेंगे तो एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। ठीक है, जहां पर भी रैंडमनेस ज्यादा वहां पर एंट्रोपी आपकी ज्यादा। तो चलिए अब रैंडमनेस कहाँ इंक्रीज हो रही है, तो देखिए पहला ऑप्शन है अ लिक्विड इवेपोरेट्स द वेपर।
कॉमन सी बात है कि अगर लिक्विड को इवेपोरेट करोगे तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो हवा में उड़ जाएंगे, और जो हवा में जाएंगे तो उसके पास रैंडमनेस, पहले एग्जांपल समझिए, एक बाल्टी में है लिक्विड, अब आप एटमॉस्फेयर में चला गया लिक्विड पेपर के फॉर्म में, तो रैंडमनेस, घूमने फिरने की जो टेंडेंसी है वो तो ज़्यादा हो जाएगी ना। इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर हो रहा है। फिर टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर्ड फ्रॉम 130 केल्विन टू 0 केल्विन, तो बेसिकली ये तो माइनस में चल रहा है, और जब टेम्परेचर डाउन होगा तो सॉलिड फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज होने पर जो रैंडमनेस का टेंडेंसी है वो क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो आने वाला नहीं है। क्लियर हो रहा। सी ऑप्शन है, देखिए NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ब्रेक हो रहा है, सॉलिड गैस गैस, तो सॉलिड से कोई चीज गैस जा रही है तो कॉमन सी बात है ना, रैंडमनेस बढ़ने वाली है, क्योंकि गैस तो घूम रही है। गैस को हम लोग पकड़ के थोड़ा ना रख सकते हैं कि आओ तुम यहीं रुक जाओ। सॉलिड को जरूर रखा जा सकता है, लेकिन गैस तो दिखती थोड़ा ना है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी रैंडमनेस ज़्यादा होने वाली है। और देखिए ये Cl2 से कहाँ जा रहे हैं, 2Cl, यहाँ पर मोल इंक्रीज हो रहे हैं। और एंट्रोपी में जब हम लोग पढ़ते हैं या हम लोग पढ़ाते हैं, आप लोग जब पढ़ते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी कभी नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होने पर जो एंट्रोपी होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर देखिए 2 है, तो कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं, ACD, कहीं पर है ACD थर्ड ऑप्शन में, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, ACD। क्लियर है। तो इसी सीक्वेंस में हम लोग अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, अगला है आपका विच रिएक्शन इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। नाम में क्लियर है कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, रेडॉक्स का क्वेश्चन है। अच्छा, रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, तो देखिए रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एट अ टाइम, एक ही समय पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, वो भी अलग अलग एलिमेंट का। जब एक एलिमेंट में, मतलब एक रिएक्शन में अलग अलग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन हो एट अ टाइम, तो उसे बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कराना है। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए जो Zn है इस पे चार्ज कितना है, 0। कॉपर पे चार्ज कितना होगा, +2, क्योंकि SO4 पे -2 होता है। और यहाँ पर गए Zn पे चार्ज कितना होगा, 2, क्योंकि SO4 पे -2 होता है। तो देखिए 2 से 0 से कहाँ ट्रांसफर हुआ है आपका, 0 से ट्रांसफर हुआ 2, इसका मतलब ये तो इंक्रीज हुआ ना। अगर इंक्रीज हुआ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, Zn का तो हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। क्लियर है। फिर चलते हैं पड़ोसी के पास, तो उसमें कॉपर है, कॉपर पे चार्ज +2 है, और देखो यहाँ कॉपर ग्राउंड स्टेट में, तो कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब 2 से कहाँ जा रहा है, 0, तो कॉपर में क्या होने वाला है, रिडक्शन। इसका मतलब ये तो रेडॉक्स रिएक्शन है, और अपन को बताना है कि कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो चलिए ये तो सही, मतलब रेडॉक्स तो है लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग गलत माना जाएगा। अब चलते हैं KClO3 के पास, तो देखिए Cl पे जो चार्ज है वो प्लस का 5 आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा हो कि K पे चार्ज होता है +1 और ऑक्सीजन पे चार्ज होता है आपका -2, तो +1 +x एंड -6 करके कितना आएगा, +5, एंड I2 ग्राउंड स्टेट पे है 0। तो यहाँ पर देखिए अगर I की बात करेंगे तो I पे +5 आ रहा है और Cl पे कितना आ रहा है, 0। तो देखिए यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पर जो Cl है उसका हो रहा है आपका रिडक्शन, और जो आयोडीन है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब इंक्रीज होना, एंड क्या बोलते हैं, रिडक्शन का मतलब डिक्रीज होना। उसके बाद बात करते हैं H2 पे चार्ज कितना है, 0, Cl2 पे चार्ज कितना है, 0, और H+ पे चार्ज कितना है, 1, Cl पे चार्ज कितना है, -1। तो ये तो यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जो हाइड्रोजन वाला फैक्टर है वो क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड जो Cl है उसमें क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन हो रहा है। तब आप देखिए 3 रेडॉक्स रिएक्शन मिल चुकी हैं, तो कॉमन सेंस कहता है चौथा ही आंसर है, क्योंकि मल्टीपल करेक्ट तो है नहीं, सिंगल करेक्ट है। देखिए Ba पे चार्ज की बात करते हैं, तो Ba पे जो चार्ज है वो है +2, क्योंकि Cl पे जो चार्ज होता है -1, Na पे जो चार्ज है +1, और SO4 पे चार्ज है -2। सिमिलरली Ba पे चार्ज है +2 और SO4 पे चार्ज है आपका -2। Na पे चार्ज है +1 और Cl पे चार्ज है -1। तो आप देखिए कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। जैसे Ba +2 से कहाँ जा रहा है,
+2 से जा रहा है +2 में, नो चेंज। Cl -1 से कहाँ जा रहा है, -1 में, नो चेंज। और कुछ बचा है, और Na बचा है, तो Na जा रहा है, Na भैया कहाँ है, 1 से 1, और ये गरीब इंसान तो वैसे ही आपको दिख रहा है, तो बेसिकली कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपकी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, तो उस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन। और लिखा भी है ऑप्शन नंबर 4, सॉरी डी नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये लीजिए बेटा। ठीक है, तो कॉपी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से आपका मैच द कॉलम है। देखिए मैच द कॉलम क्या है, एक तरफ क्वांटम नंबर लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ आपको बताना है कि वो क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए सबसे पहले लिखा है m। ठीक है, m का मतलब है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और अगर हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, ये बताता है आपका ओरिएंटेशन। ये तो आई थिंक सबको बहुत सिंपल है। आपके सामने लिखा है s, s का मतलब होता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्या बताता है आपका, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीज क्लियर हो रही है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे l, l का मतलब होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। और एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, शेप। और जो n है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल। क्लियर हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आने वाला है आपका, जो ऑप्शन नंबर आएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। तो आपको बेसिकली यहाँ पर क्या बताना है कि भाई किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। क्लियर है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उसमें स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम होगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास है Ti+3। Ti मतलब 22, एटॉमिक नंबर 22, और +3 अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो बेटा आएगा 4s0 3d1। क्लियर है। अगर Mn+2 की बात करेंगे तो Mn+2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है एटॉमिक नंबर 25 का 4s2 3d5 आता है, लेकिन +2 है, इसकी वजह से क्या हो गया बेटा 4s0। Cr की बात करेंगे तो ये एक्सेप्शन होता है, तो ये आ जाएगा 4s0 3d4। और Fe+2 की बात करेंगे तो ये आएगा 4s2 3d6। और Sc+3 मतलब 21 में 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे तो 18 बचेंगे। अगर 18 बचेंगे तो कितना आ जाएगा 3p6, s तो वैसे 2 है, और आगे आ जाएगा 4s0, और यहाँ पर भी आ जाएगा 3d0। अब हम लोग चेक करते हैं कहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब यहाँ पर तो 1 UP आ गया है। UP मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 UP। यहाँ पर 5 दिख रहा है आपको, यहाँ पर 4 दिख रहे हैं, यहाँ पर 0 दिख रहे हैं, और इस D में टोटल कितना दिख रहा है 4। अब आप बोलोगे 4 कैसे दिख रहा है, यहाँ तो 6 है। अरे भाई 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अपन को पूछा गया है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए अगर हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो कैसे फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो आंसर कितना आ गया 4। तो 4 और 4 कहाँ पर आ रहा है, 4 आ रहा है आपका B में, 4 आ रहा है आपका D में। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, B एंड D। कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ऑप्शन नंबर A। क्लियर है, कॉपी कर लीजिए इसको, और इसी में हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है आपका वो है कि द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम इज इन। आपको बताना है इनमें से हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम कहाँ आएंगे। तरीका, सबसे पहले मोल, मोल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आपका 4 मोल ऑफ हीलियम। तो ये तो सिंपल सीधे ही मोल आ गया। तो 4 इंटू कितना कर दोगे आप एटम बनाने के लिए, Na, 4 एवोगाड्रो नंबर। क्लियर हो रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे 4U, अरे भाई तो ये तो आपको पता है कि 1 मोल का वेट कितना होता है, 4U होता है हीलियम के केस में, तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, तो वैसी वैल्यू छोटी हो गई। अगर हम लोग बात करेंगे थर्ड वाले केस में तो ये है 4 ग्राम ऑफ हीलियम। तो सबसे पहले 4/4 करना पड़ेगा, क्योंकि वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो आंसर यहाँ से कितना आएगा 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 Na। और देखिए ये तो आपको पता है कि 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 22.4 लीटर, और यहाँ पर 2.27, तो बेसिकली अच्छा सॉरी यहाँ पर 22.4 नहीं, यहाँ पर 22.7 ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 22.7 लीटर। अब देखिए आप जरा यहाँ पर
22.7 लीटर में 1 मोल, तो ये तो 1/10 हो गया। इसका कैसे करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं ना, 22.7 में 1 मोल, तो 2.27 में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/22.7 इंटू 2.27। ये चीज क्लियर हो रही है। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा टोटल 1/10, तो 1/10 Na, तो सबसे ज्यादा आंसर आपका कहाँ आने वाला है, तो ये तो 1/10 Na मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो देखिए सबसे ज्यादा आंसर आने वाला है, वो आने वाला है 4 Na। कहाँ पर आने वाला है, 4 Na। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। तो चलिए फिर इसी सीक्वेंस में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका एमंग ग्रुप 16 एलिमेंट विच वन डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए ये आप तो बहुत याद करने वाला क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा ग्रुप 16 मतलब ऑक्सीजन फैमिली से आया है ये। और आपको ये भी पता होगा कि जब मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होता है, ऑक्सीजन फैमिली जब मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होता है, जो चार्ज है वो माइनस की टेंडेंसी शो करना कम कर देता है, डिक्रीज करता है माइनस की टेंडेंसी। तो देखिए ये है ऑक्सीजन, मतलब बेसिकली टॉप से बॉटम जाने पर जो चार्ज होता है वो माइनस की टेंडेंसी कम शो करता है, या माइनस में स्टेबिलिटी नहीं होती है उस कंपाउंड में। तो सबसे लास्ट कौन सा आने वाला है, देखिए आपको याद होगा, आई थिंक ओ स्टाइल से टीपो ऐसे याद होता है ना बेटा। तो सबसे लास्ट में कौन आ रहा है, पीओ। इसका मतलब ये माइनस चार्ज के साथ सबसे कम स्टेबल होगा, मतलब सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो आंसर कौन सा आने वाला है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। देखो स्टूडेंट, जो केमिस्ट्री में अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया था, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन। ये आपके सामने कुछ डिफरेंट ऑप्शंस थे। जो फर्स्ट ऑप्शन आपको गिवन था, इट इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इट इज वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। और बिकॉज ऑफ दिस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग 6 मेंबर्ड रिंग यहां पर फॉर्म हो जाती है। ये पैरानाइट्रोफिनॉल है, यहां पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऑब्वियसली जो मेटानाइट्रोफिनॉल है इसमें भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल। एंड HF हियर विच टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अभी हमसे पूछा गया था इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन, तो दैट्स व्हाई फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन विद फास्टेस्ट रेट। SN1 रिएक्शन तो हमने ये डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। रेट ऑफ SN1 ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। मतलब जो वेरियस टाइप के एल्किल हैलाइड्स हैं, मुझे हमेशा उनके कार्बोकैटायंस बना के देखने चाहिए। तो अगर मैं यहां से ब्रोमीन को सब्ट्रैक्ट करूंगा इन द फॉर्म ऑफ ब्रोमाइड आयन, तो मुझे कार्बोकैटायन ये मिलेगा। देखिए दिस इज कार्बोकैटायन, और ऑब्वियसली ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। इट इज प्राइमरी कार्बोकैटायन जिसके अंदर मुझे चेक करना चाहिए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि रेजोनेंस तो हो नहीं रहा। तो यहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहां पर ओनली 1 है, तो ये 1 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर से स्टेबल हो रहा है। जो सेकेंड ऑप्शन है, इसके अंदर अगर हम Br को सब्ट्रैक्ट करेंगे ब्रोमाइड आयन की फॉर्म में, हमको कार्बोकैटायन सेकेंडरी मिलेगा, ये वाला। ऑब्वियसली यहां पर भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो मुझे हाइपर कॉन्जुगेशन से चेक करना पड़ेगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर ये दोनों अल्फा कार्बन है ये वाले, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 4 है। सिमिलरली जो थर्ड वन है, ये तो हाईली अनस्टेबल कार्बोकैटायन जनरेट करेगा, अल्फा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। यहां से अगर आप Br- को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिनाइल कार्बोकैटायन जनरेट करेगा ये, विच इज हाईली अनस्टेबल। तो ऑब्वियसली
नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर जो अल्फा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो तो SN1 रिएक्शन, नीदर SN2 रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते। ये जो हैलाइड है ये टर्शरी हैलाइड है। एम आई राइट और रॉन्ग? क्या ये टर्शरी हैलाइड है? नो, आंसर है ये सेकेंडरी हैलाइड है। ये देखिए, ये सेकेंडरी हैलाइड है, सेकेंडरी कार्बन है। हाँ, लेकिन मैं इसके ऊपर अगर कार्बोकेटाइन बनाता हूं तो देखिए, इसको सेकेंडरी हैलाइड कर देते हैं, ठीक है, और हम इसके ऊपर कार्बोकेटाइन बनाते हैं, तो ब्रोमीन को यहां से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये मैंने ब्रोमीन को सब्ट्रैक्ट कर दिया और डेफिनेटली जो कार्बोकेटाइन बना वो ये बनेगा। यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो देखिए यहां पर तो रेजोनेंस भी हो रहा है, ये रेजोनेंस स्टेबल कार्बोकेटाइन है। और अगर कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबल है मतलब हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन है, और यही कारण है कि जो हैलाइड नंबर 4 है ये मोस्ट रिएक्टिव हैलाइड होगा। तो इस प्रॉब्लम का जो सही आंसर है, आपसे यही पूछा गया था, दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन विद फास्टेस्ट रेट, तो दैट्स व्हाई 4th इज करेक्ट आंसर। स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल रिएक्ट्स इंस्टेंटेनियसली विद लुकास रिएजेंट। तो ये ऑलरेडी बहुत ही पॉपुलर रिएजेंट है टू चेक रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। तो लुकास रिएजेंट के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्कोहल टुवर्ड्स लुकास रिएजेंट, सबसे फास्टेस्ट रेट से हमेशा टर्शरी अल्कोहल रिएक्ट करते हैं, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्शरी अल्कोहल। क्यों? क्योंकि यहां पर कार्बोकेटाइन जनरेट होता है टर्शरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल के केस में, और सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है। तो कौन सा अल्कोहल है ये टर्शरी? पहले तो चेक कर लेते हैं वन बाय वन। ये प्राइमरी अल्कोहल है, ऑब्वियसली ये तो बहुत ही स्लो रेट से रिएक्ट करेगा। ये सेकेंडरी अल्कोहल है। थर्ड जो है ये फिर प्राइमरी अल्कोहल है, और जो फोर्थ है ये टर्शरी अल्कोहल है। तो इसका मतलब लुकास रिएजेंट से इंस्टेंटेनियसली रिएक्ट करेगा टर्शरी अल्कोहल, मींस फोर्थ इज करेक्ट आंसर। स्टूडेंट, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपसे पूछी गई है, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमंग द फॉलोइंग। अभी हमने पीछे ही एक और प्रॉब्लम को अटेंड किया जिसमें हमने देखा कि SN1 के लिए रिएक्टिविटी पूछी गई थी, ऑब्वियसली उसमें भी हमने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को चेक किया था। यहां तो कार्बोकेटाइंस ही गिवन है, तो सबसे पहले हमको क्या लिख लेना चाहिए? मैंने आपको बताया है रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। इस ऑर्डर में हमेशा हम कार्बोकेटाइन के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले ये कार्बोकेटाइन कौन सा है? सेकेंडरी है, और डेफिनेटली यहां पर कॉन्जुगेशन नहीं है, नो रेजोनेंस, तो फिर मुझे चेक करना चाहिए अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन। तो देखिए यहां 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहां 1 अल्फा हाइड्रोजन, इसका मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है विद 3 अल्फा हाइड्रोजन। आइए इसको चेक करते हैं। ये जो कार्बोकेटाइन है ये फिर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, और जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है इसके अंदर ये अल्फा, इसका मतलब ये कार्बोकेटाइन 5 जो अल्फा हाइड्रोजन है उसके थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज हो रहा है। ये जो कार्बोकेटाइन है ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, और अगर मैं यहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन को चेक करूं तो ऑब्वियसली ओनली दिस इज अल्फा कार्बन, तो यहां पे ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज हो रहा है। आइए इसको चेक करते हैं। यहां पर कार्बोकेटाइन टर्शरी है, इट इज टर्शरी कार्बोकेटाइन, और इफ इट टर्शरी कार्बोकेटाइन तो दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, ये सारे अल्फा कार्बन है। तो 3 + 2 + 2 कितने अल्फा हाइड्रोजन है? यहां पर 7 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये जो कार्बोकेटाइन है ये हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल हो रहा है, लेकिन मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इट हैज, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। इट इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, और दैट्स व्हाई आपसे पूछा गया था यहाँ पे कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है,
तो हमने क्या यहां पर चेक किया, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट, ये जो प्रॉब्लम है ये स्टेटमेंट वाइज प्रॉब्लम आपसे पूछी गई थी। इस बार नीट यूजी के अंदर ये देखा गया है कि स्टेटमेंट वाइज जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफी सारी पूछी गई थी। तो देखिए इसके अंदर भी जरा चेक करते हैं। आपको बोल रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 में एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, एनिलीन एज वेल एज फिनॉल दोनों ही फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करते। क्यों नहीं करते पहले तो देख लेते हैं, हमको क्या क्या ऑप्शंस गिवन है। ये सारे ऑप्शंस हमको गिवन है, ठीक है। तो एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, क्योंकि अगर मैं एनिलीन को एक एल्किल हैलाइड से रिएक्ट कराता हूं तो मुझे यहां पर साइमल्टेनियसली लुईस एसिड लेना पड़ेगा, और जो एनिलीन है वो खुद एक लुईस बेस है, ये इमीडिएटली इस लुईस एसिड के कांटेक्ट में आ जाएगा, और कांटेक्ट में आने से ये क्या करेगा, इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ये देखिए इट इज NH2 प्लस और AlX3-। ये देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बेंजीन को क्या कर रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये ऐसे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, बेंजीन को डीएक्टिवेट कर रहा है। यही कारण है कि एनिलीन कभी भी फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है। फिनॉल में भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट होता है। अब स्टेटमेंट 2 क्या पूछा गया, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस, इट इज वेरी पॉपुलर गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो एनिलीन बनाना है मुझे, तो हम जो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस होती है उसके अंदर सबसे पहले इस टाइप का सॉल्ट बनाते हैं। ये देखिए ये सॉल्ट बनाते हैं, और फिर इसको हम रिएक्ट कराते हैं किसी एल्किल हैलाइड से। तो ऑब्वियसली अगर मुझे एनिलीन बनाना है तो फिर मुझे यहां पर क्या लेना पड़ेगा, मुझे यहां पर लेना पड़ेगा हेलोबेंजीन। ये देखिए, और हेलोबेंजीन मतलब अल्फा अनसैचुरेटेड कार्बन न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पर अटैक करना पड़ेगा। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये अल्फा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ये कार्बन हाईली क्राउडेड एरिया में प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। तो इसका मतलब अगर मैं हेलोबेंजीन के साथ इस सॉल्ट को रिएक्ट नहीं करा सकता तो मैं कभी भी एनिलीन नहीं प्रिपेयर कर सकता हूं गैब्रियल थैलामाइड से। यही कारण है कि स्टेटमेंट 2 जो है वो भी सही स्टेटमेंट है, वी कैन नॉट प्रिपेयर एनिलीन थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट हियर। तो इसलिए आपको जो करेक्ट आंसर यहां पर देना था वो क्या देना था, फर्स्ट आंसर देना था। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम पूछा गया था इसको चेक करो। द रिएजेंट्स विद विच ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट टू गिव द करस्पॉन्डिंग टेस्ट या प्रोडक्ट्स आर। जो ग्लूकोज है ये हमको पता है इट इज C6H12O6, और देखिए जो ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर है, ओपन स्ट्रक्चर ये किस किस से रिएक्ट करता है, ये रिएक्ट करता है हाइड्रोजन साइनाइड से, जिससे साइनोहाइड्रिन बनता है बिकॉज ऑफ CHO ग्रुप, है ना। ये रिएक्ट करता है हाइड्रोक्सिल अमीन से, हाइड्रोक्सिल अमीन, इससे ऑक्साइम बनते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप, ऑक्साइम। लेकिन ये सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्ट नहीं करता, और इसीलिए केमिस्ट ये डिसाइड करते हैं कि जो ग्लूकोज है उसमें कार्बोनिल ग्रुप कंप्लीटली फ्री फॉर्म में नहीं है। तो सोडियम बाइसल्फाइड से नॉर्मल जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, लेकिन ग्लूकोज रिएक्ट नहीं करता। और ऐसे ही यहां पर हमको गिवन है शिफ रिएजेंट, क्या शिफ रिएजेंट से रिएक्ट करता है? नो, शिफ रिएजेंट से भी रिएक्ट नहीं करता है, और इसलिए इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया है जिसके अंदर ग्लूकोज का जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो फ्री फॉर्म में नहीं दिखता। क्या टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट करता है? हाँ, ये टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट करता है, और इमीडिएटली हमको यहां पर देता है सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर। तो ये इसका प्रैक्टिकल टेस्ट भी है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए, और यही कारण है कि हमको जो करेक्ट आंसर यहां पर करना था, एक तो E सोडियम बाइसल्फाइड और एक B शिफ रिएजेंट। तो देखिए कौन से ऑप्शन में ये आपको आंसर गिवन है, ये थर्ड आंसर गिवन है आपको B एंड E, दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम था ये कन्वर्जन वाला प्रॉब्लम था, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट
दैट वुड ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। और आपको यहां पर इनिशियली एक एल्कीन गिवन है और इसको आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, और यहां पर वन बाय वन आपको कुछ रिएजेंट्स गिवन है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में हाइड्रोलिसिस गिवन है और फॉलोड बाय फिर CrO3 के साथ रिएक्शन है। CrO3 क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकंड जो ऑप्शन है ये सबसे सही ऑप्शन है, क्योंकि हमको बोरोन हाइड्राइड से रिएक्ट कराने के लिए बोला गया और फॉलोड बाय फिर हमको H2O2 OH से रिएक्ट कराने के लिए बोला गया। ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। ये देखिए, ये जो हमको यहां पर एल्कीन गिवन है, अगर मैं इसको बोरोन हाइड्राइड से रिएक्ट कराता हूं और फिर मैं इसको NaOH के कांटेक्ट में लाता हूं, तो हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि जब मैं एल्कीन्स को हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करता हूं तो मुझे सिंपली वाटर का एडिशन करना है अकॉर्डिंग टू विच रूल? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो हम यहां पर ऐसे वाटर को ऐड कर देते हैं। ये देखिए, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मींस नेगेटिव पार्ट गोज ऑन दैट कार्बन ऑन विच नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर मोर। तो इससे मुझे प्रोडक्ट मिलेगा। ये देखिए, तो सबसे पहले हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा। क्या बन गया ये? व्हाट इज दिस? आंसर है प्राइमरी अल्कोहल। और फिर आपको बोला गया है कि इसको पीसीसी से रिएक्ट कराइए, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये देखिए पीसीसी, और पीसीसी क्या है? एक माइल्ड ऑक्सीडेंट है, माइल्ड ऑक्सीडेंट। और इसलिए जो प्राइमरी अल्कोहल है हम उसको पार्शियली ऑक्सीडाइज करा देंगे। ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये अल्फा कार्बन है, H यहां से और H अल्फा कार्बन से, इसका मतलब डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा और हमको जो प्रोडक्ट यहां पर दे रखा है वही प्रोडक्ट यहां से मिलने वाला है। ठीक है, और इसलिए जो सेकंड आंसर है इट इज करेक्ट आंसर। ये करेक्ट आंसर है। ये देखिए, अच्छा इसकी जगह आपको थर्ड ऑप्शन में पहला स्टेप तो वही दे रखा है, BH3 के साथ रिएक्शन फॉलोड बाय NaOH और H2O2 के साथ रिएक्शन, उसके बाद फिर एल्कलाइन KMnO4 गिवन है। तो जो एल्कलाइन KMnO4 है ये तो प्राइमरी अल्कोहल को, अगर ये हॉट एल्कलाइन KMnO4 होता तो ये तो इमीडिएटली जो प्राइमरी अल्कोहल है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। वो मुझे यहाँ पे बनाना नहीं है, मतलब थर्ड ऑप्शन तो आउटराइटली रिजेक्टेड है। जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें फिर वही, पहले मुझे हाइड्रोलिसिस दे रखा है यहाँ पर, तो हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि मुझे H+ और वाटर का यहाँ पर एडिशन कराना पड़ेगा, हाइड्रेशन, और उसके बाद फिर मैं इसको पीसीसी के कांटेक्ट में लाऊंगा। तो हाइड्रेशन के अंदर क्या होता है? कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन अगर बनेगा तो जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है उसके थ्रू रिएक्शन होगी, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। और जब आप इसको पीसीसी के कांटेक्ट में लाएंगे तो ये तो कीटोन दे देगा। इसका मतलब ये भी सही आंसर नहीं था। तो दैट्स व्हाई विच इज द करेक्ट आंसर? इसका आंसर सेकंड सही है। देखिए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम पूछा गया था केमिस्ट्री में, अ कंपाउंड विद अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14 हैज 2 टर्शियरी कार्बन। तो इसका IUPAC नेम क्या है? तो सबसे पहले मुझे यहां पर जो ऑप्शंस गिवन हैं इनके स्ट्रक्चर्स बना लेने चाहिए, लाइक नॉर्मल हेक्सेन। तो डेफिनेटली जो नॉर्मल हेक्सेन है वो ये है, और नॉर्मल हेक्सेन का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूंगा तो इसमें तो कोई भी टर्शियरी कार्बन नहीं है, प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन ही है। ऑप्शन नंबर सेकंड, इट इज 2-मिथाइल पेंटेन, और जो 2-मिथाइल पेंटेन है उसका स्ट्रक्चर ये है। ये देखिए, इट इज 2-मिथाइल पेंटेन, और ये जो 2-मिथाइल पेंटेन है हम इसके अंदर देख रहे हैं कि दिस इज टर्शियरी कार्बन। आपको लेकिन ऊपर पूछा गया है कि 2 टर्शियरी कार्बन, मतलब ये भी सही आंसर नहीं है। आइए थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, इट इज 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन, और जो 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन है इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, वो ये है 2 और 3 के ऊपर डाइमिथाइल मतलब 2-मिथाइल। ये देखिए, तो इट हैज 2 टर्शियरी कार्बन, यहां पे 2 टर्शियरी कार्बन है, और दैट्स व्हाई यही करेक्ट आंसर है। जो फोर्थ ऑप्शन है डी, इसके अंदर आपको यहां पर 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन गिवन है। ऑब्वियसली यहां पे 4 होना चाहिए, है ना।
ये 4, तो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, और जो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन है इसके अंदर तो ये क्वाटर्नरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, सारे ये वाले तो इसमें तो कोई भी टर्शी कार्बन ही नहीं है, और दैट्स व्हाई विच इज द करेक्ट आंसर, 3 इज द करेक्ट आंसर। देखिए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये एक मैट्रिक्स मैच या मैच द कॉलम टाइप का प्रॉब्लम था। आपको यहां पर कुछ रिएक्शंस गिवन थी, और रिएक्शंस के अंदर आपको मैच करना था कि ये जो कन्वर्जन हुए हैं ये किस रिएजेंट या कंडीशन के अंदर ये कन्वर्जन्स हुए हैं। तो जैसे अगर अपन फर्स्ट ऑप्शन को देखें, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, तो यहां पर हमको कुछ रिएजेंट्स या कंडीशंस गिवन है। जैसे देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है, हम देख रहे हैं कि ये एक एल्कीन है जो कीटोन में कन्वर्ट हो गई है, और ऑब्वियसली अगर मुझे एल्कीन को कीटोन में कन्वर्ट करना है तो हम ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से कर सकते हैं। तो इट इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो इसमें हम क्या करते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में सिंपली जो डबल बॉन्ड होता है उसके ऊपर दोनों साइड में अगर मैं ऑक्सीजन लगा दूंगा तो मुझे यही प्रोडक्ट मिलेगा, इट इज साइक्लोहेक्सेनोन। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो यहां पर ए है ये 4th से मैच कर रहा है। आइए सेकंड ऑप्शन को देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि बेंजीन एक कीटोन में कन्वर्ट हो गया है, विच इज बेंजोफिनॉन, और यहां पर जो देखकर हमको समझ में आ रहा है कि ये तो बेंजोइल क्लोराइड होगा, जो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होगी। ये देखिए लुइस एसिड भी गिवन है यहाँ पे। तो इसका मतलब मैं अगर बेंजीन को बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्ट कराता हूं इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, तो ये फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, जिससे कि हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी ऑप्शन है वो किससे मैच कर रहा है, फर्स्ट से मैच कर रहा है। आइए सी ऑप्शन को देखते हैं। सी ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि जो सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल ये कीटोन में कन्वर्ट हो गया है। तो अब बच गए यहां पर 2 रिएजेंट। यहां पर हम देख रहे हैं हॉट एल्कलाइन KMnO4 है और एक है CrO3। तो देखिए जो एल्कलाइन KMnO4 हॉट है, हम देख रहे हैं डी ऑप्शन में कि जो एल्किल बेंजीन है इसके पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, और हम ये जानते हैं कि बेंजाइलिक हाइड्रोजन कंटेनिंग जो बेंजीन होते हैं वो हॉट एल्कलाइन KMnO4 के साथ इमीडिएटली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बेंजोइक एसिड। मतलब ये अगर मैं KMnO4 के साथ जो एल्कलाइन है हीट करता हूं तो मुझे सबसे पहले मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। ये देखिए इट इज बेंजोइक एसिड, और ऑब्वियसली क्योंकि एल्कलाइन मीडियम है जो एसिड है वो सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, तो इट इज पोटेशियम बेंजोएट। तो 100% पक्का हो गया, क्योंकि मुझे सी को मैच करना था तो CrO3 से ही मैच करेगा। इसका मतलब जो सी है ये तो मैच करेगा सेकंड से, और जो डी है ये मैच करेगा थर्ड से। ये देखिए तो ए 4th, बी 1st, सी 2nd, डी 3rd। तो जरा ऑप्शन देख लेते हैं। ये देखिए ए 4th, बी 1st, सी 2nd, डी 3rd। इसका मतलब यहां पर जो सही आंसर है वो 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शंस को देखकर ही देखिए समझ में आ रहा है ए 4th, बी 1st और सी आपको 3rd और डी 2nd, 1st में गिवन था, तो ऑब्वियसली 4th और 1st तो ये तो क्लियर हो गए थे। अब सी 2nd और डी 3rd में मुझे डी इसलिए क्लियर हो गया कि 3rd है क्योंकि वहां पे एल्किल बेंजीन गिवन था, CrO3 के साथ वो रिएक्ट ही नहीं करता। ओके, देखिए स्टूडेंट जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये भी एक इंटरेस्टिंग है। इसमें फिर वही एसिडिक KMnO4 के साथ एक एल्कीन को रिएक्ट कराने के लिए बोला गया था। तो यहां पर तुमको पहले ही बता रखा था कि जब भी मैं एक एल्कीन लेता हूं, ये जैसे एल्कीन है ये देखिए, और इसको चाहे एसिडिक KMnO4 लिखा हुआ है या हॉट एल्कलाइन KMnO4 लिखा हुआ है, हमको सिंपली करना यह है कि डबल बॉन्ड के ऊपर पेन रखकर दोनों तरफ ऐसे ऑक्सीजन लगा देना है। तो सबसे पहले हमको ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे, इट इज साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल,
क्योंकि एल्कीन सिमेट्रिकल है, और बिकॉज ऑफ CHO ग्रुप ये इमीडिएटली फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये देखिए, और हमको अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो ये है, इट इज साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देखिए। तो आपसे पूछा गया था कि P मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करिए, तो दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर P, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम था, मेजर प्रोडक्ट A एंड B फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। आपको यहां पर क्या गिवन है? आंसर है गिवन है एक सेकेंडरी अल्कोहल, और इसको PbR3 से रिएक्ट कराने के लिए बोला गया A मेजर बन रहा है, इसको अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करने को बोला गया B मेजर बन रहा है। आपको 1 बाय 1 कुछ ऑप्शंस गिवन है, तो देखिए कैसे करेंगे। यहां पर जो मुझे सेकेंडरी अल्कोहल गिवन है, जब मैं इसको PbR3 से रिएक्ट कराऊंगा, इसकी जगह ऐसे भी लिखा हुआ था तो सेम ही होता रिजल्ट, रेड फास्फोरस प्लस ब्रोमीन। तो PbR3 के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं OH ग्रुप को, तो ये क्या बना लेता है? आंसर है ये तो बना लेता है H3PO3, और प्लस जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, ये देखिए यहां पे ब्रोमीन आ जाएगा। एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन है ये, सेकेंडरी हैलाइड बन गया, और फिर इसको बोल रहा है कि अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करिए, जो एक डिहाइड्रो हैलोजिनेटिंग एजेंट है। तो ऑब्वियसली यहां पर हम देख रहे हैं कि ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये वाला, ये बीटा डैश है। तो अल्फा से तो निकलता है हैलोजन, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, और हमको देखिए ये प्रोडक्ट मिलते हैं। एक तो ये बनेगी एल्कीन, यहां डबल बॉन्ड, एक ये बनेगी एल्कीन, यहां डबल बॉन्ड, ये देखिए। ऑब्वियसली मुझसे पूछा गया था बी मेजर, तो ये मेजर है। व्हाई इट इज मेजर? बिकॉज इट हैज मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जो सेटजेफ रूल है। ये देखिए ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, तो यहां पे 3 + 2 + 2 7 अल्फा हाइड्रोजन। और अगर हम यहां देखें तो ये अल्फा, ये अल्फा, तो यहां पर तो 2 + 1 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये माइनर है। तो अब देखें जरा कि ए और बी जो मेजर प्रोडक्ट मुझसे पूछे गए थे वो कहां दिख रहे हैं। तो देखिए अगर मैं यहां पर ए और बी प्रोडक्ट को देखता हूं तो देखिए ये होना चाहिए ऑप्शन, ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है इसका, फर्स्ट। ये देखिए ये तो सेकेंडरी हैलाइड है ये, और आफ्टर डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हमको ये मेजर प्रोडक्ट मिला है जो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग है। तो दैट्स व्हाई विच इज द करेक्ट आंसर? कौन सा करेक्ट आंसर है? यहां पर करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट, ये देखिए, ठीक है, तो ये आंसर होगा। देखिए बच्चों, ये भी एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम था। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट C फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो आपको यहां पर गिवन है 1 आयोडोप्रोपेन, ये देखो, और 1 आयोडोप्रोपेन को, तो ये तो प्राइमरी हैलाइड है, इसको रिएक्ट कराने के लिए बोला गया है NaCN के साथ, और जो सोडियम साइनाइड है इसकी जगह KCN भी होता, तो हियर साइनाइड आयन जनरेटेड, जो एक न्यूक्लियोफाइल है, और प्राइमरी हैलाइड के साथ हमेशा SN2 रिएक्शन होती है। साइनाइड आयन अटैक ऑन दिस कार्बन, जिसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है, आयोडीन बाहर निकल जाएगा, लीविंग ग्रुप, तो यहां पर NaI निकल गया, और प्लस आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा CH3 CH2, इट इज C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो ये तो A हो गया, तो ये एक साइनाइड है। अब आपको बोल रहा है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस अपन ने पढ़ा था, हम जब भी साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं, इसका मतलब मैं 1 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराऊंगा वाटर, और 1 मॉलिक्यूल वाटर ऐसे रिएक्ट कराते हैं, देखिए O यहाँ पे और H2 यहाँ पे, तो हमको पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या बनता है? अमाइड बन जाता है, ये देखिए ये तो अमाइड बन गया है, इट इज प्राइमरी अमाइड, और जो प्राइमरी अमाइड है ये बी प्रोडक्ट है, इसको बोला गया था रिएक्ट कराइए NaOH ब्रोमीन के साथ, ये तो
हाफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन है, और हाफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन में हम जानते हैं डिग्रेडेशन हो जाता है, सीधे सीधे इस कार्बोनिल ग्रुप को अपन रिमूव कर देते हैं। तो ये हमने कार्बोनिल ग्रुप रिमूव कर दिया, तो हमको जो नेक्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे मिलना है आफ्टर अप्लाइंग हाफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन, ये तो प्रोपाइल अमीन है, इट इज प्रोपाइल अमीन। और जो प्रोपाइल अमीन है वो सी प्रोडक्ट है मेजर, ये देखिए। तो दिस इज गुड क्वेश्चन, और इसलिए यहां पर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देखिए स्टूडेंट, ये एक सिंपल क्वेश्चन था। फेलिंग सॉल्यूशन ए, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो फेलिंग सॉल्यूशन है वो फेलिंग ए और फेलिंग बी का कॉम्बिनेशन होता है। तो जो फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए, ये एक्वस कॉपर सल्फेट, मतलब कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, इट इज ब्लू इन कलर। और ऑब्वियसली जो फेलिंग बी होता है, फेलिंग बी, ये रोशले सॉल्ट को बोलते हैं, रोशले सॉल्ट, विच इज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इन NH4OH। ऑब्वियसली वो भी मुझे यहां पर ऑप्शन में गिवन था, रोशले सॉल्ट प्लस NH4OH। तो अभी तो मुझे फेलिंग सॉल्यूशन ए बताना था क्या है। तो डेफिनेटली एक ऑप्शन में एक्वस कॉपर सल्फेट गिवन था और एक ऑप्शन में एल्कलाइन कॉपर सल्फेट गिवन था। तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट आंसर को टिक करना था। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की गई है, लेकिन अगर स्टूडेंट को क्लियर है कि फेलिंग ए और फेलिंग बी क्या होता है, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो दैट्स व्हाई फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। देखिए स्टूडेंट, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। द प्रोडक्ट ए एंड बी ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शंस रेस्पेक्टिवली। सबसे पहले इस रिएक्शन में आपको अल्कोहल को PCl3 से रिएक्ट कराने के लिए बोला गया। अभी अपन ने पीछे PBr3 के साथ रिएक्ट कराया, तो कैसे रिएक्शन होती है? ये आपके अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल हैं, ये देखिए, हमेशा 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल ही PBr3 या PCl3 से रिएक्ट करते हैं, ऐसे, ये देखिए। और इसकी जगह आपको रेड फास्फोरस प्लस Cl2 भी लिखा हुआ आ सकता था, और यहां पर ये हम ऐसे बॉन्ड को क्लिव कर देते हैं, तो H3PO3 एलिमिनेट हो गया, ये देखिए। और हमको 3 मॉलिक्यूल्स एल्किल हैलाइड के मिल गए, ये देखिए, इट इज एल्किल क्लोराइड, ये देखिए। तो यहां पर हमको RCl गिवन था प्लस A पूछा गया था, तो डेफिनेटली जो A होगा वो H3PO3 होगा। और ऐसे ही सेकेंड ऑप्शन PCl5, हमने ये डिस्कस किया हुआ है। PCl5 में PCl3 की आदत है ऑक्सीजन को एब्स्ट्रैक्ट करना, ये देखिए, PCl3 यहां, Cl यहां, Cl यहां, तो इसका मतलब RCl बन गया प्लस POCl3 बन गया प्लस HCl बन गया। तो देखिए, आपको RCl और HCl गिवन थे और B आपसे पूछा गया था, तो ये POCl3 होगा, फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। तो डेफिनेटली कहाँ हैं A और B के ये ऑप्शंस? तो देखिए, A H3PO3 है और B POCl3 है, दैट्स व्हाई फोर्थ इज द करेक्ट आंसर।